नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संवाद की चर्चा होगी जिसमें वो वाराणसी के डॉक्टरों से बात कर रहे थे, स्वास्थ्य कर्मियों से बात कर रहे थे। और उस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री आज भावुक हो गए, लेकिन विपक्षी दल प्रधानमंत्री के आंसुओं पर भी निशाना बना रहे हैं। उसके साथ ही आज बीजेपी की उस कथित टूल किट पर बहस होगी जो कि 2-3 दिन पहले बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने जारी की थी और यह आरोप लगाया था कि यह कांग्रेस की टूल किट है, यानी कांग्रेस ने पूरी साजिश रची थी कैसे कोरोना काल में सोशल मीडिया के जरिए सरकार को और देश को बदनाम करना है। दरअसल ट्विटर ने संबित पात्रा के उस ट्वीट को जिसमें उन्होंने वो कथित टूल किट जारी की थी उसे गलत पाया है। उसके बाद अब उस पर बहस तेज हो गई है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि संबित पात्रा के उस ट्वीट को कैसे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया करार दे दिया है। टूल किट के इस पूरे विवाद में आज एक नया मोड़ आ गया। अब तक आपने देखा होगा 2 दिन से, जब से वो टूल किट बीजेपी ने जारी की थी उसके बाद से बीजेपी हमलावर थी। कांग्रेस पार्टी ने इसमें एफआईआर भी कराई थी, इसे फर्जीवाड़ा बताया था। उसके बाद आज जब से ट्विटर ने, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर संबित पात्रा को ट्वीट भी आ गया और उसके नीचे देखिए ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है, यानी तथ्यात्मक रूप से यह ट्वीट सही नहीं है। यह ट्विटर ने कह दिया। ट्विटर ने कहा है कि वो लगातार निष्पक्ष तरह से काम कर रहा है। किसी भी ट्वीट के कंटेंट के आधार पर जो नियम है उस पर एक्शन लिया जाता है। दरअसल संबित पात्रा ने 18 तारीख को यह ट्वीट किया था और उसमें दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी इस टूल किट के जरिए, जो कि संबित पात्रा ने जारी की थी, सरकार को और देश को, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने यह पीआर एक्सरसाइज की है। इसमें तमाम आरोप लगाए गए थे कि कैसे कुछ बुद्धिजीवियों की मदद से, कुछ पत्रकारों की मदद से, कुछ विदेशी मीडिया की मदद से सरकार को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी ने इस टूल किट के जरिए रची है। लेकिन अब ट्विटर ने संबित पात्रा के इस ट्वीट को गलत बता दिया है। इसके बाद से अब कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने कहा, महामारी में सरकार से उम्मीद थी वो लोगों के आंसू पोंछेंगे, लेकिन सरकार और बीजेपी विपक्ष को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। उसके बाद नकली कागज बनाने और लेटर हेड चुराने में बीजेपी व्यस्त रही, यह भी पवन खेड़ा का आरोप है। साथ ही पवन खेड़ा कह रहे हैं बीजेपी को देश बचाने की चिंता नहीं है, बल्कि बीजेपी को पीएम मोदी की छवि कैसे बचाएं इसकी चिंता है। जरा सुन लीजिए क्या बोले पवन खेड़ा। बीच महामारी के सरकार से उम्मीद थी कि लोगों के आंसू पोंछें, कुछ राहत पहुंचाएं, लेकिन सरकार और सत्ताधारी पार्टी एक काम में मशगूल रही, व्यस्त रही। कैसे विपक्षी दल को बदनाम करना है, नकली कागज बनाने हैं, लेटर हेड चुराने हैं, फोर्ज करना है। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस सरकार को और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की चिंता रहती कि प्रधानमंत्री की नकली छवि, जो कि अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई है, वो छवि कैसे बचाएं, देश कैसे बचाएं, ये चिंता नहीं। देशवासियों की जान कैसे बचाएं, ये चिंता नहीं। तो देखा आपने 2-3 दिन से 18 तारीख के बाद से पहले बीजेपी हमलावर थी, वो कहती थी कि ये टूल किट कांग्रेस ने बनाई है। अब जबकि ट्विटर ने इसे गलत बता दिया है टूल किट को, और तब से अब कांग्रेस पलटवार के मूड में आ गई है और बीजेपी को, सरकार को घेर रही है। इधर प्रधानमंत्री आज भावुक हो गए। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे और उसी बातचीत के दौरान वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत से अपनों को खोया है और ये दर्द वो महसूस कर सकते हैं। जरा देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है।
मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री, आपने देखा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर देश में जो तैयारियां चल रही हैं उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में अचानक संक्रमण दर बहुत तेज हो गई और इसीलिए हमारे सिस्टम पर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा दबाव आ गया कि वो झेल नहीं पाया। अब प्रधानमंत्री ने एक नया मंत्र भी आज दिया है और वो मंत्र है जहां बीमार वहीं उपचार। सुनिए। कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। साथियों, आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार। तो प्रधानमंत्री ने ये नया नारा दिया, जहां बीमार वहीं उपचार। प्रधानमंत्री भावुक हो गए, वो भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री के आंसू और बहुत से विपक्षी नेताओं को हजम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री के भावुक होने पर भी निशाना साधा। पवन खेड़ा लिखते हैं, जो लोग साहेब को गुजरात के दिनों से जानते हैं वे बताते हैं यदि राजनीति में ना होते तो साहेब अब अवश्य फिल्मों में होते। फिल्मों का तो फायदा हुआ, देश का नुकसान हो गया। तंज कस रहे हैं पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के भावुक होने पर। इस पर भी आज राष्ट्र की बात में बहस होनी। और अब ब्लैक फंगस के बारे में आपको बता दूं। ब्लैक फंगस का जो खतरा है, जो साया है, वो देश में अब धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई राज्यों से ब्लैक फंगस के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। करीब 2000 केस ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र में मिले हैं। इसके बाद गुजरात में 1160, मध्य प्रदेश में 573, दिल्ली में 197, हरियाणा में 177, यूपी में 73, तेलंगाना तक पहुंच गया है। देखिए ब्लैक फंगस का ये इन्फेक्शन। ब्लैक फंगस तेलंगाना में 60 मरीज, उत्तराखंड में 25 और जम्मू में भी एक मरीज ब्लैक फंगस का मिल चुका है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी है, महामारी बन रही है। ये भी देश के हर राज्य में जा रही है। आपको पता ही होगा, न्यूज 24 पर हमने एक्सपर्ट्स के जरिए भी आपको बार बार बताया है कैसे ब्लैक फंगस की यह बीमारी आंखों को निशाना बनाती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। राजस्थान और यूपी समेत कुछ राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी राज्यों को निर्देश दिया है कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, इसे एपिडेमिक एक्ट 1857 के तहत नोटिफाइबल बीमारी घोषित करें। तमाम सरकारी, गैर सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों को भी निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है, चिंता इस मामले में बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि दवा का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, राज्यों से बीमारी की सूचना मांगी है और कहा है कि बच्चों में
बच्चों को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जरा सुनिए क्या बोले डॉक्टर हर्षवर्धन। बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में, संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। अब जो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन ने लोगों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के बिना आप स्टेरॉयड ना लें। आप लगातार सुन रहे होंगे इस दूसरी लहर में ज्यादातर डॉक्टर मरीजों पर स्टेरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब डॉक्टर नरेश त्रेहन कह रहे हैं स्टेरॉयड डॉक्टरों की सलाह के बिना आप न लें, क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है। अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करें, और शुगर बेकाबू होने से खून में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। जरा सुनिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत में क्या बोले डॉक्टर नरेश त्रेहन। सुनिए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों आजकल हम इसको देख रहे हैं, तो 3 चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल, मिट्टी में मिलता है। बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जैसे आपको देखना है कि ऑलरेडी संक्रमण है, दूसरा स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है, पर वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक एक्सपर्ट के अंडर ले, क्योंकि इसका जो डोसेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक तो स्टेरॉइड्स को जल्दी नहीं देना, जब उसकी जरूरत होगी तभी देना है, और उस डोज में देना है जो इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए उचित है, और तीसरा जितनी जल्दी उसको खत्म किया जा सकता है स्टेरॉइड की यूज को, उतना ही फायदा है। तो इसीलिए ये तो खैर एक्सपर्ट डॉक्टर ही बताएगा कि कब शुरू करना है, क्या डोज में शुरू करना है और कब खत्म करना है, पर आपको एक बहुत ध्यान रखना है कि आपका ब्लड शुगर उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो पूरी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है ब्लड शुगर के कंट्रोल में। देखा आपने, डॉक्टर नरेश त्रेहन बहुत अहम सलाह दे रहे हैं, ध्यान में रखें। अब जल्दी से आंकड़े बता देता हूं, उसके बाद राष्ट्र की बात में बहस शुरू होने वाली है। सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 24 घंटे में 2,59,591 नए मामले सामने आए हैं। लगातार 5वां दिन है जब 3 लाख से कम केस देश में सामने आए हैं, लेकिन एक बार फिर मरने वालों की संख्या 4,000 से ज्यादा है। 4,209 लोगों ने पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। 19 मई को सबसे ज्यादा 4,529 मौतें हुई थी। आप भी सोच रहे होंगे क्या आंकड़े ही आंकड़े, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हम यहां पर इंसानों की बात कर रहे हैं। 24 घंटे में यह भी बताना जरूरी है 3,57,295 मरीज ठीक भी हुए, और फिलहाल जिन मरीजों का इलाज चल रहा है वो संख्या 30 लाख से अभी भी ज्यादा है। कुल मिलाकर कहें तो कोरोना का कोहराम जारी है, लेकिन इस पर सियासत भी फुल हो रही है। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है।
क्या टूल किट ट्वीट पर फंस गई बीजेपी? क्योंकि ट्विटर ने बीजेपी के संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है, यानी गलत। और दूसरा, क्या पीएम मोदी के आंसुओं पर यह सियासत क्यों हो रही है? इसी पर आज बहस होनी है। राष्ट्र की बात में मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से आरपी सिंह आ गए हैं, कांग्रेस से अलका लांबा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, और प्रदीप सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत है। इत्तेफाक देखिए, 2-3 दिन पहले जब यह टूल किट बीजेपी ने जारी की थी, तब भी आरपी सिंह और अलका लांबा ही थे, और काफी तीखी बहस हुई थी दोनों के बीच। दोनों ने एक दूसरे को चुनौती भी दी थी। आरपी सिंह सीना ठोकते हुए उस दिन कह रहे थे कि अगर मैं गलत साबित हो गया, आरपी सिंह जी याद दिला रहा हूं आपको, मुझे पता है आपको याद होगा, आपने कहा था सीना ठोक के, अगर मैं गलत साबित हो गया मुझ पर केस करना, मैं जेल जाने को तैयार हूं। अब ट्विटर ने कह दिया आपका ट्वीट, आपकी टूल किट झूठी है। आरपी सिंह जी बताइए अब क्या करें? पहली बात तो अलका लांबा मेरी छोटी बहन है, और तो हमारी राजनीतिक चारधारा अलग है, परंतु कोई निजी कुछ वैसा विषय नहीं है। मतलब मैं इसलिए बड़ा स्पष्ट कर दूं, अलका बहन से मेरी उस दिन अच्छी बहस हुई और आपने दोनों के लिए चैलेंज दिया, मैंने चैलेंज स्वीकार किया था। और जहां तक टूल किट की बात है, मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि टूल किट में उन्होंने क्या कहा है कि जो संबित पात्रा का ट्वीट है वो मैनिपुलेटिव है। टूल किट के बारे में नहीं कहा उन्होंने, उस ट्वीट के बारे में जो एक पोर्शन उसके बारे में कहा है, और वो तो उनके खुद के लोग मान चुके हैं कि हमने जो एक पन्ना है, हमारा पन्ना है, वो जो बहन जी है, जो बिटिया, वो अपना ट्विटर हैंडल अपना डिलीट कर चुकी है, बिल्कुल बंद कर चुकी है। तो बड़ा स्पष्ट है कि वो मान्य किया इन्होंने, कांग्रेस ने, हमने थोड़ा, वो तो कांग्रेस ने मान्य किया है। बाकी तहकीकात का मामला, तहकीकात हो रही है, पुलिस तहकीकात कर दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, स्पष्ट हो जाएगा, सब निकल आएगा, चिंता मत करिए, कहीं कुछ जाने वाला नहीं है। और जहां तक ट्विटर की बात है, ट्विटर ने तो बड़ा स्पष्ट, उनके जो सीईओ है उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हम तो भैया लेफ्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो डॉर्जी जो है उनके हैं, उन्होंने खुद माना कि हम बिल्कुल हम लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग। एक मिनट बात करूं, जैक डोर्सी की आप बात कर रहे हैं? जी, उन्होंने खुद माना है, जी, उन्होंने खुद माना है कि हम लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं। आरपी सिंह जी, ये बड़ा कन्वीनियंट है ना, जब फैक्चुअली आप गलत साबित हो जाओ तो उस प्लेटफॉर्म को ही लेफ्टिस्ट बता दो, बहुत कन्वीनियंट है ये तो। मान लीजिए ना, मान लीजिए आपने बिना सबूत के, भैया गलती हो जाती है, मान लीजिए गलती हो गई, इसमें क्या दिक्कत? अरे सर, ट्विटर ने कहा कि जो टूल किट है वो गलत है। उसने संबित पात्रा के बयान का एक पार्ट को उन्होंने बोला है मैनिपुलेटिव है, और मैं मैनिपुलेटिव की चर्चा कर दूंगा जी। क्या ट्विटर को जब ये दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए, ये मैं ट्वीट दिखा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, ये देखिए ट्वीट में नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया, ये देखिए ये मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने सुन ली बात आपकी। इसमें उसने ये थोड़े बताया कि किस पोर्शन को उसने मैनिपुलेटेड बताया या नहीं बताया है। अरे वो टूल किट कह रहे हैं, टूल किट तो कांग्रेस ने खुद मान्य की, उनको उन्होंने खुद कहा कि हाँ एक पन्ना सेंट्रल विस्टा के बारे में लिखा था, एक तीन में हाँ, तो मतलब आप गलत साबित हो गए ना, मतलब आप गलत साबित हो गए, मान लीजिए गलत साबित हो गया, क्या साबित हो गया? मैं जब वो कांग्रेस खुद मान रही है तो मैं गलत साबित हो गया। अरे कांग्रेस एक बात के बारे में कह रही है, आरपी सिंह जी, अपनी बात पूरी नहीं करने दो, अच्छी बात मानक, मेरी रिक्वेस्ट, मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात पूरी करने का, रुकिए तो सही, आप पूरी करिएगा अपनी बात। लेकिन मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ने, देखिए मिसकोट मत करिए, कांग्रेस की तरफ से राजीव गौड़ा ने साफ साफ कहा सेंट्रल विस्टा का डॉक्यूमेंट हमारा था, उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें तमाम आरोप लगाए गए हैं वो हमारा नहीं था, उन्होंने ये भी कहा। अब ट्विटर कह रहा है ये मैनिपुलेटेड है, मतलब गलत है, बताइए हाँ या नहीं? वो टूल किट में था नहीं था, ये बताइए मेरे को, वो टूल किट का हिस्सा था नहीं था, ये बताइए ना। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं क्या इसमें आप मुझसे मत पूछिए ना, ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड कह दिया, जिस प्लेटफॉर्म पे ये टूल डाली गई थी उसने कह दिया कि झूठा है, गलत है, वो टूल किट का हिस्सा था। तो वो एक पैरा को लेकर है, और वो पैरा है जब उन्होंने जिसको संबित पात्रा का 7 ईयर स्टंट, उस पैरा को लेकर इशू है। टूल किट में तो कांग्रेस ने खुद मान्य किया। और एक छोटी बात सुन लो, एक बात सुनिए, मातिर मोहम्मद का एक ट्वीट है, मैं उसको पढ़ देता हूं, एक बार ध्यान से सुन लेना। Muslims have a right to be angry and kill millions of French people for the massacre of the past. ट्विटर ने कुछ नहीं किया। अरे वो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हमारा अब ट्विटर को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो गई है क्या? वो कोई सीबीआई है, वो एफबीआई है, वो एक इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है।
वो अपने विचार आदान प्रदान करने का प्लेटफॉर्म है, वो एजेंसी नहीं है, वो सीबीआई या एफबीआई नहीं है, वो मानव गुप्ता भी नहीं है, वो एक इंटरमीडिएटली प्लेटफॉर्म है। आप बोलो तो हम मान्य भी करेंगे, उनको कैसे मान्य करेंगे जो कि एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म। मैंने आपको पढ़कर सुना, बताइए ये मोहम्मद आरपी सिंह जी, मुसलमानों को लोगों को काटने की इजाजत है। एक मिनट रुकिए। आप ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे, आप भी, आपके पार्टी के नेता भी, वो सारे करते हैं, आप भी करेंगे, आप करते हैं, उस पर सब सारे के सारे अपने मुहिम चलाते हैं बाकी पार्टियों की तरह। उसी पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कुछ आ जाता है तो आप उसे उठाते हैं, उसे सही मानते हैं, लेकिन जब आप गलत साबित हो रहे हैं तो उसे मानने को तैयार नहीं, तो प्लेटफॉर्म खराब हो गया। तो कन्वीनियंट है बड़ा। मानूंगा ना जी। शर्जिल थोड़े दिन पहले शर्जिल ने क्या कहा जय श्री राम के बारे में, तब तो नहीं बोला गया। मैं तो कह रहा हूं उनकी वो माने। आप प्लीज ये गूगल सर्च मेरी अपनी टीम को भी रिसर्च कर देगा। आप सबूत, अच्छा ठीक है, एक काम करिए, ट्विटर को गलत साबित कर दीजिए। आरपी सिंह जी रुकिए कि हम लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, हमारी आइडियोलॉजी लेफ्ट ओरिएंटेड है, वो बड़ा स्पष्ट कह रहा है। मैं कह रहा हूं आप इसको गलत साबित कर दीजिए, ट्विटर के मुंह पर करारा तमाचा लगाइए, आप सबूत दे दीजिए। तो चिंता कर रहे हैं, सबूत दे दीजिए आपकी कांग्रेस की टूल सबूत तो दे दिया, तो पहले दिन दे दिया हमने। क्या कांग्रेस ने खुद दे दिया सबूत? कांग्रेस ने खुद कहा कि ये पन्ना हमारा है, 3 में से 1 पन्ना कांग्रेस है माना, 2 बाकी पुलिस तहकीकात करके निकाल देगी जी। नहीं, आपके नहीं कहने से नहीं है ना जी। नहीं, मेरे नहीं, मैं नहीं किस बात को कह रहा हूं, मैंने अच्छा ये बताओ, माना कांग्रेस ने मैंने किया नहीं किया कि ये पन्ना हमारा है? अरे एक पन्ना है, उन्होंने तभी तो भाग्य वो। अच्छा वो ये बताइए, और आरपी सिंह जी, कांग्रेस ने साफ कहा है, कांग्रेस ने कहा है वो 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट थे जिनको मिलाकर बीजेपी के संबित पात्रा ने पेश किया है। एक सेंट्रल विस्टा का डॉक्यूमेंट है, उसको उठा लिया, और कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़े से बनाकर वो दोनों मिला दिए और टूल किट बना दिया। जो ट्विटर ने भी वही बात कही, मीठा गप बाकी तू ऐसा थोड़ा चलेगा। आपका सेंट्रल विस्टा का डॉक्यूमेंट आप माने और बाकी चीजें भी अभी जानकारी आ जाएगी, चिंता मत करिए। अच्छा, जानकारी आ रही है उनकी। हल्का बोलिए। मानक जी, 18 तारीख को बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ब्रेकिंग न्यूज, पूरे लाइव चैनल्स चले, सबने दिखाया टूल किट, देश के खिलाफ काम, प्रधानमंत्री जी की छवि बर्बाद। ठीक है, 18 को किया, 19 को फिर किया, देश की छवि, और उसके बाद आज तक इन्होंने कांग्रेस पर एक भी एफआईआर, दूर की बात, कहीं कोई शिकायत छोटी मोटी भी नहीं दी। ठीक है, अब ये ट्विटर जो दूसरे बता रहे हैं उसके पीछे छुप रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में एफआईआर के लिए अपनी लिखित शिकायत दी, अभी तक एफआईआर दिल्ली पुलिस ने नहीं की, क्योंकि सब पता है देश के गृह मंत्री के अधीन दिल्ली की पुलिस काम करती है, पूरे दबाव में एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर कहां होती है? छत्तीसगढ़, झारखंड में होती है, क्योंकि हमें पता है ये सारा फर्जी वाड़ा है। अपनी विफलताओं से, नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा जबरन खड़ा किया जा रहा है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया, एफआईआर कराई, ट्विटर को लिखा। जब हमने ट्विटर को लिखा कि आपके मंच का इस्तेमाल एक फर्जी टूल किट, झूठ फैलाने में अपने किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, और बड़ी पार्टी कर रही है, गंभीरता से लिया। ट्विटर ने उसकी जांच की। ट्विटर ने अपना मंच का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था? वो ट्विटर जिसको ये आज बता रहे लेफ्टिस्ट का है, कह दीजिए ना प्रधानमंत्री जी छोड़िए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इस ट्विटर हैंडल को अपने छोड़ देते? क्यों गृह मंत्री, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा, नड्डा छोड़ दीजिए ना ये ट्विटर, क्यों जमे पड़े हैं? आप तो बता दें इतने फॉलोवर हो गए प्रधानमंत्री जी के, विश्व में उन्हें बहुत बड़ा बता देते हैं, तो छोड़ दीजिए ट्विटर को, पर छोड़ेंगे नहीं। अब ट्विटर के ऊपर जब बात आई लिखित में, फिर कांग्रेस ने उन्हें दिया कि आप इसकी जांच कराइए। ट्विटर ने जांच कराई, निष्पक्ष जांच हुई, और 24 घंटे के अंदर उन्होंने जांच करके कह दिया सीबीआई हो गया, मैनिपुलेटेड है। नहीं, आपकी पुलिस है ना, सीबीआई पुलिस, वो तो कर नहीं रही, वो तो कुछ कर ही नहीं रही, दुनिया में कैसे क्या हो रहा है? वो हमारी एफआईआर नहीं अच्छा, कर रही है आपके खिलाफ। मेरा आज चलो उसे तो मानने नहीं दिया था, आज मेरा चैलेंज स्वीकार करो। मैंने वही ट्वीट किया है, लोग मर रहे हैं। अभी तो तीसरा ब्लैक फंगस तक जो है महामारी घोषित हो चुका है। बंद करिए ये खेल, बंद करिए ये तमाशे अपने, बंद करिए। सवाल पूछने पर, पोस्टर लगाने पर मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों भेज दी? आप एफआईआर करा देते हैं, अभी एफआईआर क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये माफी मांगिए। आरपी सिंह जी कमाल कर रहे हैं आप भी। आपका ट्वीट, आपका दावा टूल किट पर झूठा साबित हो गया और आप उल्टे चैलेंज दे रहे हैं। बताइए ये क्या बात हुई आरपी सिंह जी? आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। वो सिर्फ जितनी बात है उतनी बात पे चले। वो सिर्फ बात इतनी है जितना संबित पात्रा ने कहा कि ये पीआर स्टंट है, ये सेवा नहीं पीआर स्टंट है, सेवा नहीं। क्योंकि अगर टूल किट में दिक्कत होगी
तो मैंने भी उसका प्रवक्ता है, झूठ बोलते हैं। अच्छा ओके, चलिए अलका एक सवाल मेरा आपसे, उसके बाद मैं प्रदीप सिंह जी के पास जा रहा हूँ। ओके अलका एक सवाल मेरा आपसे। आज प्रधानमंत्री आज भावुक हो गए, हमने देखा अपने भाषण में, उनकी आंखें नम हो गई, उनका गला चोक हो गया, रुंध गया। और ये किसी के साथ भी होगा, एक आम इंसान के साथ भी होगा। वो प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, उनको लोगों ने चुना है। आप उन आंसुओं का भी मजाक बना रहे हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों? एक मिनट माना जी, जब प्रधानमंत्री जी के, माफी चाहूंगी, लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे घड़ियाली आंसू, ये समय है लोगों के आंसू पोंछने का, जिन्होंने अपनों को खो दिया। उनके आंसू पोंछने की बजाय आप खुद ही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप देश को नहीं बचा रहे थे, लोगों को नहीं बचा रहे थे, आप अपनी छवि को बचा रहे थे। उदाहरण दे रही हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कितनी जनसभाएं की, 25 जनसभाएं प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक पद जिम्मेदारियां छोड़कर इस महामारी में, जब लोगों की जान बचानी थी, जब गंगा जी में लाशें बह रही थी, जब कुत्ते और कौवे नोच रहे थे इनकी वाराणसी में, तब इनके आंसू नहीं आए। ये पश्चिम बंगाल में 11 जनसभाएं, असम में 7 जनसभाएं कर रहे थे। अरे अलका नहीं, एक सेकंड। अच्छा मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं अलका, अगर यही आंसू कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री के आंखों से निकले होते, जैसे भूपेश बघेल के आंखों से निकले, भूपेश बघेल कैमरे पर रोए, भूपेश बघेल एक नर्स से बात करते हुए कैमरे पर रो पड़े। अब अगर उनको भी घड़ियाली आंसू कहेगी बीजेपी, फिर नहीं, इंसान अगर रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मौतों पर, लोगों के जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, तब ये कुछ होता है तो भावुक होगा। यहाँ पर भावुक होना एक बहुत बड़ा ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं है, और पहली बार भावुक नहीं हुए। मतलब भूपेश बघेल आपके मुख्यमंत्री के आंसू हैं, आपके मुख्यमंत्री के आंसू हैं, और प्रधानमंत्री क्योंकि बीजेपी के, इसलिए उनके आंसू घड़ियाली। देश के प्रधानमंत्री को मैं फिर आपसे कह रही हूँ ना, आज जब अपना कपड़ा चुना होगा ना, कौन से रंग का पहना है प्रधानमंत्री जी को, तो जो रेत में, जिन्हें अंतिम संस्कार लकड़ियों से होना चाहिए था, हिंदू रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, तो उन्हें जब रेत में दफन किया और बारिश से रेत हटी और कुत्ते कौवे नोच रहे थे, तो वो जो भगवा रंग पहना है प्रधानमंत्री जी को, वो उन्हें शर्मसार कर रहा होगा कि यही रंग गंगा जी के किनारे दिख रहे थे, यही रंग। प्रदीप सिंह जी दोनों इश्यूज पर बोलिएगा, उसके बाद जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी पहले मैं चाह रहा हूं प्रधानमंत्री के आंसुओं पर ही बोलिएगा। प्रदीप जी, क्या वाकई अब से पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी ह्यूमन ट्रेजेडी पर, ऐसी महामारी पर कोई बड़ा नेता रोया हो और उसे घड़ियाली आंसू कहकर मजाक बना हो? जब कार्रवाई, देखिए, इस देश ने राजनीतिक स्तर पर बहुत सी ट्रेजेडी देखी हैं, बहुत से ऐसे दुखद अवसर देखे हैं। हमने गांधी जी की हत्या देखी है, हमने इंदिरा गांधी की हत्या देखी है, राजीव गांधी की हत्या देखी है, उस पर हजारों लोग रोए, गांधी परिवार के लोग भी रोए। किसी ने ये नहीं कहा कि ये घड़ियाली आंसू हैं या उनका कोई मजाक उड़ाने की कोई। प्रधानमंत्री अगर किसी कार्यक्रम में बात करते हुए भावुक हो जाए, रो पड़े, तो उसका मजाक उड़ाना मेरे लिए ये स्तरहीन टिप्पणी है। आप उनकी सरकार की आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए, कहिए कि वो ये नहीं कर पाए, वहां फेल हो गए, यहां फेल हो गए, वो सब जायज है, आपका अधिकार है विपक्षी दल के नाते। लेकिन किसी की भावना का इस तरह से मजाक उड़ाना, हर आदमी के दिल में भावना होती है, वो कब आंसू निकलेंगे ये तय नहीं होता। अच्छा, इस घटना पे रोए, उस पे क्यों नहीं रोए? आपके साथ क्या होता है? आप अपने जीवन में देखिए, क्या हर घटना पर उसी तरह से रो पड़ते हैं या उसी तरह से भावुक हो जाते हैं? ये परिस्थिति पर निर्भर करता है बहुत कुछ, और उस समय आपकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। तो इस तरह की टिप्पणी मेरे लिए, देखिए, इसको राजनीति का विषय बनाना ये स्तरहीन टिप्पणी है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री की निंदा कीजिए, आलोचना कीजिए, भर्त्सना कीजिए, उनके काम पर, उनके सरकार के काम पर सवाल उठाइए, वो सब ठीक है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी जो है ये राजनीति के स्तर को और गिराती है। दूसरी बात, टूल किट का आपने जो मुद्दा उठाया, देखिए, बीजेपी सही है, कांग्रेस सही है, टूल किट सही है या गलत है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि आप टूल किट को थोड़ी देर के लिए अलग रख लीजिए। पिछले 2-3 महीने में कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, किन मुद्दों पर बोले हैं उसे देख लीजिए, टूल किट में जो लिखा है उसे देख। मैं कह रहा हूं कि टूल किट नकली होगी, फर्जी होगी, मैं मान लेता हूं, लेकिन उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं ठीक उसी तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, तो उनमें जो मेल है उसके आधार पर एक शक पैदा होता है। एक चीज फिर मैं कह रहा हूं कि मैं टूल किट को सही या गलत नहीं बता रहा हूं, मेरे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा जो है अधिकार नहीं है कि मैं जांच करके बता सकूं कि ये सही है, ये गलत है।
रही बात ट्विटर की, तो ट्विटर देखिए वो अदालत नहीं है। 24 घंटे में ऐसी कौन सी जांच ट्विटर ने करा ली? अपने मंच का तो वो किससे पूछ लिया, किससे जानकारी ले ली? कौन सी एजेंसी ट्विटर के पास ऐसी है? अगर वो कहे कि ये बयान जो है ये माहौल बिगाड़ने वाला है, तो ये बात तो ठीक है। प्रदीप जी माफ करिएगा, टोक रहा हूं आपको। आप मुझे पूरा यकीन है प्रदीप जी, आपने पूरी टूल किट पढ़ी होगी, वो आप उसे कोई वजन नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि उस डिबेट में ना जाएं कि वो सही है गलत है, लेकिन उसमें ऐसे गंदे गंभीर आरोप लगाए हैं प्रदीप जी, बिल्कुल ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो कांग्रेस के नेताओं के आप कह रहे हैं बयानों से साबित होते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कौन से उसमें ऐसे आरोप हैं प्रदीप जी जो कांग्रेस के बयानों से साबित होते हैं। मुद्दों की बात उसमें तो ऐसे आरोप हैं। प्रधानमंत्री नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरोप गलत है प्रदीप जी। मेरे पास जांच करने का कोई राहुल गांधी जी के लिखित सुझाव आपको दिखते, आपको प्रदीप जी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हिंदू मुस्लिम इस समय पर करते हुए के बयान दिखते। एक सेकंड मैं ये कह रहा हूं प्रदीप जी, मुझे नहीं पता टूल किट के आरोप सही है या गलत है, टूल किट नकली है ऐसी मैंने जांचा है। मैं बस ये कह रहा हूं जो टूल किट में लिखा गया है उसके सबूत नहीं है। जो गंभीर आरोप उसमें लगाए गए हैं उसका कोई सबूत नहीं है। आप जो कह रहे हैं कांग्रेस नेताओं के बयान मेल खाते हैं, सर मुझे नहीं याद पड़ता है कौन से बयान टूल किट के किस चीज से मेल खाते हैं। एक दो चीजें अगर छोड़ देते, 2-4 चीजें मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। हाँ, सेंट्रल विस्टा की बात ले लीजिए, जो चिताएं जल रही हैं उनके चित्र की बात ले लीजिए। आप जो चीजें कही गई हैं, देखिए ऐसा है कि ये संकट अभूतपूर्व है और पूरी दुनिया के सामने है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया, हमसे ज्यादा विकसित देश जो है इस संकट की इस महामारी को झेल नहीं पा रहे हैं। उनका सिस्टम फेल हो रहा है। हमारे यहां भी कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि सब कुछ अच्छा है। इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग बीमार हो गए, तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है, ये निश्चित रूप से दुख की बात है। अच्छा नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है? हर चीज देखिए, मैं 2 बात कहता हूं, हर चीज राजनीति में मौका होता है। शादी में आप मातमी धुन नहीं बजाते, लेकिन और किसी की मौत पर आप शहनाई नहीं बजाते। तो कब क्या बोलना है, इसका ख्याल राजनीति में बैठे लोग, और मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जो है दूध की धुली है, वो ऐसा कुछ नहीं करती है, बाकी पार्टियां ही ऐसा करती हैं। सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूं कि राजनीति का स्तर गिरेगा तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। राजनीति दल आज ये सत्ता में है, कल आप सत्ता में हो सकते हैं, सत्ता तब आपके साथ ये जूही जी ओके जूही जी आइए। जूही जी, पहले प्रधानमंत्री के आंसुओं पर मैं चाह रहा हूं, आप जो ये सियासत देख रही हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं स्तरहीन है, ये बताइए आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री अगर आज एक रोए तो उनको रोना भी चाहिए था, भावुक वो हो भी गए होंगे, क्योंकि दुर्व्यवस्था इतनी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। उनका गोद लिया हुआ प्रदेश है ना, तो उनकी बात ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं ना प्रशासन सुन रहा है, तो उनको रोना आ भी गया होगा, भावुक हो गए होंगे। उनके खुद के प्रस्तावक छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी की मृत्यु हो गई क्योंकि उसको समय पर इलाज नहीं मिला। एक मेडिकल बोर्ड ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है सीएमओ से। राजन मिश्रा जी बनारस घराने के, वेंटिलेटर नहीं मिला, उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अगर चिताएं जल रही हैं और हरिश्चंद्र घाट पे टोकन दिए जा रहे हैं चिताओं को जलाने के लिए, और उसके बाद जगह नहीं मिल रही है, काला बाजारी लकड़ी की हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, उनके खुद के अपॉइंटेड बनाए हुए एमएलसी जो हैं वो सीएसआर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगा रहे हैं, और वो भी सब 5 मई के बाद। 5 मई के पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री को तो दुख होगा ही। प्रधानमंत्री की ये बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते, जो आज उन्होंने नारा दिया कि जहां बीमार वहीं उपचार। आज ब्लैक फंगस के बारे में आपने बात किया, उत्तर प्रदेश सरकार का एक वाहियात आदेश आप पढ़ लीजिए कि यदि कोई बीमार हो तो पहले वो कमिश्नर के यहाँ पत्र दे, उसके बाद वहां पर आधार कार्ड लगाए, फिर डॉक्टर की सिफारिश लगाए, उसके बाद जो है वो कई जगह से होता हुआ डीजीएमई में जाए, उसके बाद उसको दवा मिलेगी। 9 पॉइंट का ये एक लेटर है। तो ये किस तरह का, इसी तरह ऑक्सीजन की किल्लत, इसी तरह बेड की किल्लत। आपको पहले भर्ती होना था तो आप सीएमओ का रेफरल लाते, रेफरल मिलता नहीं था, कितने लोगों की मौत हो गई, और जाने माने चेहरे सबने अपने परिचितों को खोया है। तो यहाँ स्तर और निम्न स्तर
और गंभीर बात इसकी बात नहीं है, बात यह है कि लोगों की मौत इसलिए हुई है कि ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए आप, इलाज नहीं दिलवा पाए आप, दवाई नहीं दिलवा पाए, कालाबाजारी हो रही थी। तो ये अभूतपूर्व जूही जी देखिए, जूही जी क्या है ना, आप दुर्व्यवस्था की बात करिए, मैं इस पर प्रदीप जी से पूरी तरह सहमत हूं। आप दुर्व्यवस्था की बात करिए, बदइंतजामी का मुद्दा उठाइए, घेरिए सरकार को, खूब पानी पी पी कर कोसिए उनके मुद्दों पर। लेकिन अगर कोई नेता रो रहा है, अब मैं अखिलेश जी की बात करता हूं, क्या अखिलेश जी को रोना नहीं आया होगा गंगा में बहती हुई लाशें देखकर, या गंगा किनारे बालू में जो लाशें मिली हैं वो देखकर? आया होगा या नहीं आया कैमरे का इंतजार नहीं करता मानव। अखिलेश जी को रोना आया होगा या नहीं आया? मानव जी, ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि उनको आज क्यों रोना आया, कौन उनको मजाक उड़ा रहा है? उनको आज रोना आया, आज आया, उनको पहले से रोना आ रहा होगा, वो कमरे में बैठकर रो रहे होंगे, लेकिन जिम्मेदार तो वही है ना, प्रधानमंत्री तो वही है, एमपी तो वही है बनारस के, उत्तर प्रदेश में सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है। तो आज बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपने दुख का, आक्रोश का अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ किया। और साथ ही उनको योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ बोल देना चाहिए था। रोज जनता सड़कों पे खड़ी होकर चित्कार रही है, रो रही है, सबने अपने परिस्थिति को खोया है। जी धन्यवाद। आरपी सिंह जी, अगर प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं तो जूही जी कह रही हैं कि अपनी योगी सरकार की बदइंतजामी पर भावुक हुए हैं, जिम्मेदार योगी जी हैं, आप ही की पार्टी है। देखिए, पहली बात तो मैं जिस प्रकार का हल्का ट्वीट आज पवन वर्मा ने किया है, पवन खेड़ा ने किया, पवन खेड़ा ने वो, हाँ सर, पवन खेड़ा जी ने किया, वो दिखता है कि किस प्रकार की सोच है। असल में स्मृति ईरानी जी का ट्वीट पढ़िए, संवैधानिक पद पर बैठी है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, पार्टी का, अरे आपको स्टीफेनो मैनियो के परिवार को क्या पता भावना क्या होती है? ईरानी देश की केंद्रीय मंत्री का ट्वीट पढ़िए, मैनियो के परिवार को हल्का एक एक करके, हल्का आपको पूरा मौका दूंगा, हल्का पूरा मौका दूंगा एक एक करके। थैंक यू। बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। स्टीफेनियो मैनियो के परिवार को क्या पता कि भावनाएं क्या होती हैं? फिर आप देखिए वही बात कह रहे हैं। बिल्कुल, उनको भावनाओं के साथ क्या लेना देना, इसको भी डिसाइड कर लेते हैं, अभी इस पर फैसला हो जाए। आरपी सिंह जी, एक सेकंड, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, एक मिनट, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, एक सेकंड रुक जाइए। आरपी सिंह जी, सोनिया गांधी संवेदनहीन है, ये बयान कहकर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के आंसुओं पर राजनीति क्यों हो रही है? कमाल है, दोहरे मापदंड क्यों भाई? इंसान सब है, किसी की मौत, किसी का दर्द देखकर दुख सबको होता है, हर कोई रोता है। मैं बताता हूं दुख कैसे होता है। दिल्ली में 3000 से ऊपर मेरे भाई बहन का गला में टायर डाल के जलाया गया था, और शाम को कहाँ पहुंच गए? जगदीश शेट्टर के साथ राजीव गांधी और सोनिया गांधी सड़कों पे घूम रहे थे, नाप रहे थे कौन सा मकान रह गया, कौन सा सदर रह गया, कौन सा नहीं रह गया कि मेरा बेटा ही है। ये जगदीश शेट्टर का बयान है, इसका बयान है, जगदीश शेट्टर का बयान है कि राजीव गांधी मेरी गाड़ी में बैठकर घूम रहे थे गली मोहल्ले में, जिनके हाथ खून से रंगे हैं 2002 के दंगों में, जिन्हें तड़ी पार कर दिया वो देश के गृह मंत्री हो गए, जिनके हाथ खून से रंगे, देश की सत्ता में बैठे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हर चीज की हत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, सब चीज छुपते हैं। कैसे घड़ियाली आंसू फिर बहा रहे हैं, कैसे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? मुद्दा नहीं है, मुद्दा कोरोना महामारी है, लोग मर रहे हैं। सबको लाइए, ये देखिए भाजपा प्रवक्ता का चेहरा बेनकाब, सबको स्क्रीन पर लाइए। आरपी सिंह जी, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रो पड़े थे एक नर्स से बात करते हुए, क्या उनके आंसू घड़ियाली थे या असली थे? अब बताइए। नहीं, भावना सबकी, जिसकी जब भी किसी के मन भावुक होता है तो अपनी बात कहता है। मैं तो इससे कहा कि कांग्रेस को कैसे पता होगा कि भावना क्या होती है? मैं तो अपना खुद का बता रहा हूँ, मेरे परिवार के खुद के लोग गए हैं, इससे मैं अपनी भावना कह सकता हूँ कि मेरी भावना क्या है और मेरे साथ क्या गुजरी है। तो इसकी मत बताइए, आप हल्का लंबा सुनने की क्षमता रखो, क्योंकि आपका, मैंने कहा ना, जो आपकी लिगेसी है, जो आपकी लेगेसी है, जिस परिवार से आपके नेता आते हैं, वहां पर भावनाओं की कोई कदर नहीं है। वो किनके साथ ओके 1 सेकंड, एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुकिएगा। ओके 1 सेकंड, ये तू मैं चलती रहेगी और आप दोनों को पूरा हक है मुद्दों पर बोलने का, मैं आपको रोकूंगा नहीं, एक एक करके बोलें, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरा, आरपी सिंह जी, अब जब ये टूल किट मामले पर ट्विटर ने
आपके उस दावे को, ट्वीट को मैनिपुलेटेड कह दिया है, अब क्या करेंगे? मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो आप ट्विटर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि जाहिर है अगर आपको लगता है कि ट्विटर गलत कर रहा है तो उसे कानूनी नोटिस आप दे सकते हैं, आपकी सरकार है, आप उसे बुला सकते हैं। आप इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि उस ट्वीट को, उस टूल किट को वापस ले लें, डिलीट कर दें, माफी मांग लें। 3-4 ऑप्शन, 3-4 विकल्प आपके सामने हैं, आप क्या करेंगे इसमें से? वही टूल किट मैंने भी ट्वीट किया और मेरा भी ब्लू टिक है ट्विटर अकाउंट पे। मैं चाहूंगा ट्विटर मुझे भी कहे कि मैनिपुलेटिव ट्वीट है, नहीं है ना, क्योंकि जो एक पार्ट है उसको उन्होंने कहा है, जिसमें संबित ने कहा, संबित पात्रा ने, डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा सेवा नहीं पियर्सन, सेवा नहीं पियर्सन, और कांग्रेस तो खुद मान्य कर चुकी है, कांग्रेस तो मान्य कर चुकी है कि हमारी ये टूल किट, मैं थोड़ा कह रहा हूँ उस टूल किट ओके आरपी सिंह जी, ओके अलका की बारी, ओके अलका की बारी। अब अलका अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने एफआईआर कराने की कोशिश की दिल्ली में, आप कह रहे कंप्लेंट दी, नहीं हुई। आपने छत्तीसगढ़ और झारखंड में कंप्लेंट दी, वहां शायद एफआईआर हो भी गई। अब आप क्या करेंगे आगे? देखिए मानव जी, कांग्रेस को जो करना है वो कांग्रेस कर चुकी है। अब कार्रवाई कानून को करनी है। एफआईआर हुई है झारखंड में, पुलिस अपनी जांच कर रही है, ट्विटर को लिखा, ट्विटर ने एक्शन ले लिया है। अब हमारा और राहुल जी का, कांग्रेस का पूरा कोशिश है कि मुद्दे पर आया जाए। टूलकिट तो नहीं है, टूलकिट तो नहीं है, और आज नहीं लाने देना चाहते। आज ब्लैक कांग्रेस और हमारे बच्चे, हमारा भविष्य अब जो है वो शिकार की तरह देखा जा रहा है कोरोना महामारी में। हमें उनकी चिंता की, बच्चों को लेकर अब क्या प्लान और एक्शन है, इनकी चिंता देखिए क्या है। ये नहीं आने देंगे आपको वैक्सीन के मुद्दे पर, ये नहीं आने देंगे आपको जो टेस्टिंग के मुद्दे पर, बेरोजगारी, महंगाई अच्छा एक सेकंड एक सेकंड आरपी सिंह जी, हल्का एक सेकंड रुकिएगा, हल्का एक सेकंड आरपी सिंह जी रुकिए ना। आरपी सिंह जी, इंडियन स्ट्रेन किसने कहा, मुझे बताइए जरा। इंडियन फर्जी टूल किट ने कहा, इन्होंने जो टूल किट घर में बैठकर बनाई ना, जिसे ट्विटर ने फर्जी कहा, एफआईआर कराइए, चुनौती दे रही हूँ, एफआईआर कराइए। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, देखिए मेरी जानकारी में नहीं है। छुप के घर में मत बैठिए। जूही सिंह जी को लाइए, जूही सिंह, पात्रा जूही सिंह मान्य करना है वो सौम्य, जूही सिंह जूही की बारी, एक सेकंड रुक जाइए। अलका, आरपी सिंह जी एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। जूही जी बोलिए। जूही जी टूल किट पर भी जरा बोलिएगा। मानक जी, मौतें हो रही थी, दुर्व्यवस्था बड़ी थी, ऑक्सीजन की कमी थी पूरे भारतवर्ष में, और केंद्र सरकार को पहले से पता था, पहले भी बता सकते, तब भी प्लानिंग नहीं हुई। तो ये बदनाम करने की बात कहां से आई? ये तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको पता था। चिताएं जल रही थी, रेत में शव दफन किए जा रहे थे, सरकार सुन नहीं रही थी, चुनाव चल रहे थे फुल गो में, चाहे वो बंगाल में हो जहां पर प्रधानमंत्री कहते थे कि मुझे भीड़ देखकर बहुत खुशी हो रही है, उत्तर प्रदेश में गांव गांव में कोरोना पहुंच चुका है, पंचायत चुनाव चल रहे थे, मुख्यमंत्री भी हमारे बंगाल में प्रचार कर रहे थे। तो टूल किट, कागज, चोरी किया हुआ कागज, ये सब रियलिटी नहीं बदल सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है आज की हुई हर मौत की। कोरोना से मौतें नहीं हुई हैं, आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग की लैकिंग से मौतें हुई हैं। वैक्सीनेशन की अलग कहानी है। उत्तर प्रदेश की अगर आप आंकड़े देख लीजिए, 18 से 45 वर्ष में हार्डली 7 लाख वैक्सीनेशन आपके पास हुए हैं। न तो आपने कहा मैं ग्लोबल टेंडर निकाल रहा हूं। दुर्व्यवस्था जिम्मेदारी प्रधानमंत्री राज्य सरकारों की थी, वो अपनी जिम्मेदारी ले। ठीक है प्रदीप जी, दो चीजें। पहला ये जो अभी जूही जी ने कहा, और मेरा सवाल भी आपसे वही है प्रदीप जी, आप कह रहे थे कि वो जो कांग्रेस के नेता कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह का टूल किट में लिखा गया है, तो इससे शक होता है। जैसे आपने जलती चिताओं की तस्वीरों की बात की, पर उस तरह की जलती चिताओं का हिंदुस्तान के मीडिया में छपना, विदेशी मीडिया में छपना तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक ही है प्रदीप जी। जब इतनी बड़ी त्रासदी आएगी और ऐसे शमशान पटे पड़े होंगे लाशों से, बल्कि शमशान कम पड़ गए थे, बाहर लाशें जल रही थी, नदियों में बालू में लाशें मिलेंगी, तो मीडिया तो छापेगा, हिंदुस्तान नहीं विदेश में भी छापेगा। तो इसको टूल किट से जोड़ना और शक की नजर से उसे देखना प्रदीप जी कहां तक सही है? केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विदेश की बात कर रहा हूं। आप बताइए कि भारत में 2.25 लाख से 2.5 लाख लोगों की मौत हुई है, 6 लाख लोगों की, जिसकी अमेरिका में जिनकी आबादी हमसे 1/4 है, मौत हुई है। आपने देखा है उनके परिवार के लोगों को बिलखते हुए फोटो? कोई फोटो देखी है आपने देखी है कि उनके नेशनल गार्ड्स को घरों से लाशें निकालनी पड़ी हैं?
देखिए आपने ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, भारत को बदनाम करने की कोशिश है। इंटरनेशनल, देखिए नेशनल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल मीडिया दिखा रहा है, मेरा उस पर कोई एतराज नहीं है। जो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से कर रहा है, वो अगर अपने देश का भी दिखाता और ये भी दिखाता तो मैं मानता कि बिल्कुल सही बात है। आप तो पत्रकार अपने देश के बारे में वो क्यों नहीं बोलते हैं? आप किसी दल को क्यों नहीं बताते हैं कि हम सबसे विकसित देश हैं, सबसे अमीर देश हैं, लेकिन हमारी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, हम नहीं इन लोगों को बचा पाए। ये अमेरिकन मीडिया अगर बोलता, ये अपने यहां दिखाता और भारत का भी दिखाता तो मुझे कोई एतराज नहीं था। ये जो सिर्फ भारत के खिलाफ दिखाया जा रहा है। प्रदीप जी और क्या, लेकिन क्या ये सच नहीं है प्रदीप जी कि हम भी तो हिंदुस्तानी मीडिया में दुनिया भर की तमाम तरह की चीजें दिखाते हैं, हम कहां कोई लिहाज करते हैं? कुछ अगर कवर करने लायक चीज होती है, अमेरिका के, इंग्लैंड के कितने चित्र हमने दिखाए हैं इंडियन मीडिया में, कहां छपा है कि ये परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, इनका ये मर गया, इनको इलाज नहीं मिला। वहां आपको लगता है सबको इलाज मिला इसलिए मर गए? प्रॉब्लम दिखाना, वहां जो लोग मरे वो सब इलाज मिला इसलिए मर गए। भारत में जो लोग मरे वो इलाज नहीं मिला इसलिए मर गए। अमेरिका के दूसरे राज्य के प्रधानमंत्रियों को आंसू बहाते हुए देखा, इस तरह का एक तरफा जो नैरेटिव है भारत के खिलाफ, क्योंकि वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। भारत के राजनीतिक दलों को शामिल नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मतलब, एक सेकंड प्रदीप जी की आवाज, जो भी समस्या है वो हमारे घर के अंदर की समस्या है। जैसे अमेरिका के लिए उनके घर के अंदर की समस्या है, इंग्लैंड के लिए है, फ्रांस के लिए है, जर्मनी के लिए है। जनसभाएं कर रहे थे विदेशों में जाकर। अच्छा प्रदीप जी, तो हमारे ये बताइए मेरे को उनका लामा, अरे एक मिनट जनसभा की बात करेंगे। नहीं, वो जो राहुल गांधी वहाँ पे डुबकी लगा रहे थे और सड़कों पे प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री, जिम्मेदारियों को समझे प्रधानमंत्री जी। जो समुद्र में डुबकी लगा रहे थे और बाहर आकर चुंबन ले रहे थे, उसका क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, अपराध बोध हो रहा है, मौतों का जिम्मेदार अपने आप को वाराणसी की मान रहे हैं, तो माफी मांग ले, इस्तीफा दे और थैला उठाएं, झोला उठाएं, बख्श दे इस देश को। ओके प्रदीप जी एक कमेंट और करिएगा, प्रदीप जी एक कमेंट और करिएगा। तमाशा अच्छा दीजिए इनका झोला, क्योंकि आपने पूरा देखा है प्रदीप जी, पिछले एक सवा साल से विदेश को भी देखा है, सारी बड़ी बड़ी सरकारों को, और यहां भी। यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि हमारी सरकार ने तैयारी नहीं की, चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जीत का जश्न मनाने लगे, और उसी वजह से यह हुआ कि अचानक, जो आज प्रधानमंत्री ने माना, उन्होंने खुद कहा कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में इतने ज्यादा संक्रमण आ गए कि हमारे सिस्टम पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव आ गया जो हम झेल नहीं पाए। आपको लगता है भूल हुई प्रदीप जी? भूल हुई ना, तैयारी नहीं की? मैं कह रहा हूं कि सबके स्तर पर हुई। सरकार, हम लोग मॉल में जाने लगे, रेस्टोरेंट में जाने लगे, मास्क लगाना छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी का बचाव, हमारी जान बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? पद पर बैठा एक बचाइए सरकार। जो ये डबल म्यूटेंट आया है, मुझे नहीं मालूम प्रदीप जी की क्या मजबूरी है, क्यों साफ नहीं बोल पा रहे हैं। अगर पहली लहर की तरह आया होता तो प्रदीप जी आप तो इतने सीनियर हैं, इतने पुराने पत्रकार हैं, हिम्मत दिखाइए, बहुत ज्यादा तेजी से आया, मत डरिए, सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। प्रदीप जी डरते नहीं है, हिम्मत कीजिए, आप बोलेंगे युवा पत्रकारों को डरते नहीं है, हिम्मत मिलेगी। प्रदीप जी किसी से नहीं डरते हैं। अलका, प्रदीप जी के बारे में डरने की बात मत करिए। हिम्मत दिखाएंगे तो युवा पत्रकारों को हिम्मत मिलेगी, सच्चाई दिखाएंगे, सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। प्रदीप जी प्रधानमंत्री जी को सरकार को कुछ कह रहे हैं, आप किसी ने बोली, आपके दर्शकों के लिए प्रदीप सिंह के बारे में कहना है, प्रदीप सिंह वो पत्रकार है जिन्होंने अपने मुंह पे एसिड खाया था राजीव गांधी से लड़ते हुए। इनके मुंह पे एसिड फेंका था, इनके मुंह पे आज भी प्रदीप जी बोलेंगे। एक सेकंड सबको बंद करिए, प्रदीप जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। प्रदीप जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मानक जी कि फेल सब लोग हुए हैं, हम, आप, सरकार, समाज, सबको। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि दूसरी लहर इस तरह सुनामी की तरह आएगी। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का सिस्टम है 70 साल में बना है, शहरों में तो फिर भी कुछ है, गांवों में तो कुछ नहीं है, तो ये उसका ये असर तो होना ही था। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करूंगा सिर्फ एक बात से। डॉक्टर देवी शेट्टी नारायण हृदयालय के उनकी
विद्वता पर, उनकी डॉक्टरी क्षमता पर तो कोई शक नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने जमीन आसमान एक कर दिया है इससे निपटने के लिए। ऑक्सीजन अमेरिका में भी ये होता है, वो संभाल नहीं पाते, इससे बेहतर नहीं कर पाते। ये तो हमारे अच्छा, एक मिनट प्रदीप जी, एक कमेंट और कर दीजिए जाते जाते। बस प्रदीप जी जाते जाते एक कमेंट और कर दीजिए, क्योंकि आपको बोलने का मौका नहीं मिला। अलका 1 सेकंड, आपने जो कहा था उसी पर उनका रिएक्शन ले रहा हूं। प्रदीप जी, वो अलका कह रही थी शायद आप डर रहे हैं, उस पर कमेंट आप बोलना चाह रहे थे, कुछ बोल दीजिएगा। मैं कुछ बोल दूं उस पे? मानक, मैंने कहा नहीं, प्रदीप जी बोल रहे हैं। ये 1987 की बात बता रहा हूँ आपको। देश फेल नहीं हुआ, आज से 34 साल पहले की इनकी पार्टी के लोगों ने ऐसे अटैक किया था। सुन तो लीजिए प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, सुन तो लीजिए। इससे डरूंगा, ये आपको गलतफहमी है, जरा पता कर लीजिए। आज तक डरा नहीं पाया, न कोई डरा पाएगा। ये डराने का काम आप लोग करते हैं, मैं डरने वालों में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप डरे हुए हैं, आप खुल के नहीं बात कर रहे हैं, आप नहीं प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार आपका प्राथमिकता पे वैक्सीन होनी चाहिए थी, प्राथमिकता पे ऑक्सीजन होना चाहिए था, आईसीयू बेड होने चाहिए थे। प्रदेश के प्रधान की प्राथमिकताओं पर चुनाव था, प्रचार और प्रसार था। वाराणसी अपनी जहां से लोकसभा से आते हैं, विश्व ने देखा प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से लाशें बह रही हैं और उसे नाइजीरिया की लाश बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विफलताओं को छुपाने मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह, अलका लांबा, जूही जी आपका भी, और प्रदीप सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें न्यूज 24 पर जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।